डियर स्टूडेंट्स, तो जीनियस पॉइंट के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं लूसेंट एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो आपके बिहार पुलिस और बिहार एसएससी में 100% टकराने वाला होगा। और इस हम सीरीज में केवल और केवल हम लूसेंट बुक का प्रेफरेंस लेकर हम एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप लोग लूसेंट बुक पढ़े होंगे, अगर आप लोग लूसेंट पढ़े होंगे या फिर अगर आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि लूसेंट को पढ़कर जल्दी कोई याद नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, वो भी लूसेंट का एज ए टिप जैसा कि बुक में दिया गया है, तो आपको 100% गारंटी लेते हैं आपको बहुत दिन तक पढ़ा हुआ याद रहेगा। तो चलिए आज का सीरीज स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन में की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहास, आद्य इतिहास व इतिहास में किसके आधार पर किया गया है? ऑप्शन ए दिया गया है लिखित विवरण और लिपि के प्रचलन के आधार पर। ऑप्शन बी है औजारों के आकार पर। ऑप्शन सी है कृषि के प्रकार के आधार पर। ऑप्शन डी है भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिखित विवरण के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक, दूसरा आध्यैतिहासिक, तीसरा इतिहास। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जहाँ पर लिखित विवरण कुछो नहीं प्राप्त हुआ है उसे प्रागैतिहास कहा गया है। जहाँ पर लिखित विवरण प्राप्त तो हुआ है लेकिन पढ़ा ना जा सका, प्राप्त हुआ है लिखित विवरण लेकिन पढ़ा ही नहीं गया हो, उसे आद्य इतिहास कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर लिखित विवरण हो और उसे पढ़ा जा सका हो, जहाँ पर पढ़ा गया हो और लिखित विवरण हो, उसे इतिहास कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया गया आद्य ऐतिहासिक काल। ऑप्शन बी है दिया गया है प्रागैतिहासिक काल। ऑप्शन सी दिया गया है ऐतिहासिक काल। ऑप्शन डी दिया गया है ताम्रपाषाण काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में हमें कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ, लिखित विवरण हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक में लिखित विवरण प्राप्त हुआ है लेकिन इसको पढ़ा ही नहीं गया है, और ऐतिहासिक काल में प्राप्त हुआ है और पढ़ा भी गया है, जिसका हम अध्ययन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आद्य ऐतिहासिक काल से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए दिया गया है जिस काल में लेखन कला नहीं थी। ऑप्शन बी, जिस काल में लेखन कला का प्रचलन तो था, सॉरी फिर से ऑप्शन को देखते हैं, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक दिया गया है, हम आपको बताए हैं लिखा गया है। आद्य ऐतिहासिक में लिखा गया तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा ही नहीं गया। ऑप्शन नंबर बी एच डी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है? ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल। ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक काल। ऑप्शन सी इतिहास। ऑप्शन डी पुरापाषाण काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इतिहास। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? ऑप्शन ए 10 से 20,000 वर्ष पूर्व। ऑप्शन बी 30 या 40,000 वर्ष पूर्व। ऑप्शन डी 50,000 वर्ष पूर्व। ऑप्शन डी 80,000 वर्ष पूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ज्ञानी मानव का धरती पर प्रवेश जो है 30 से 40,000 वर्ष पूर्व हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मालवा संस्कृति से संबंधित किस प्रकार के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए दिया गया है धूसर। ऑप्शन बी दिया गया है काला बर्तन। ऑप्शन सी दिया गया है काला तथा लाल बर्तन। ऑप्शन डी दिया गया है चमकीला धूसर बर्तन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों काला तथा लाल। मालवा संस्कृति में मेरे प्यारे दोस्तों काला तथा लाल बर्तन प्राप्त हुए हैं। धूसर जो है बुर्ज होम से प्राप्त हुए, बुर्ज होम संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। आगे जो है लाल बर्तन हमें दिया गया है, ये लाल बर्तन हमें जोखे संस्कृति से प्राप्त हुआ है। ये लाल बर्तन हमें जोखे संस्कृति से प्राप्त हुआ है। और चमकीला धूसर हमें जो दिया गया है दक्षिणी नवपाषाण संस्कृति से हमें प्राप्त हुआ है। देखिए इसको फिर से हम देखते हैं, ये आपके लूसेंट में बॉक्स बनाकर दिया गया है।
धूसर बर्तन हमें बुर्जहोम संस्कृति से प्राप्त हुआ है। लाल बर्तन हमें जोखे संस्कृति से प्राप्त हुआ है। काला तथा लाल बर्तन हमें मालवा संस्कृति से प्राप्त हुआ है। चमकीला धूसर बर्तन हमें दक्षिणी नवपाषाण संस्कृति से प्राप्त हुआ है। और एक और है भूरा लाल बर्तन, कौन सा है? भूरा लाल बर्तन, ये जो है हमें पूर्वी नवपाषाण संस्कृति से हमें प्राप्त हुआ है। ये भूरा लाल बर्तन पूर्वी नवपाषाण संस्कृति से प्राप्त हुए। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बुर्जहोम संस्कृति के अंतर्गत किस प्रकार के मृदभांड पाए गए हैं? ऑप्शन ए धूसर, ऑप्शन बी काला तथा लाल, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी भूरा। तो इसका सही उत्तर हम आपको पहले ही बता दिए हैं, डी होगा धूसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, जोखे संस्कृति का संबंध मुख्य रूप से किस रंग के बर्तन से है? ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी धूसर, ऑप्शन डी दिया गया है चमकीला धूसर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों लाल। चारों हम आपको बताए हैं। ये काला किस में होगा मेरे प्यारे दोस्तों? काला किसी में नहीं पाया गया है। काला तथा लाल पाया गया है, वो किस में पाया गया है? मालवा में पाया गया है। धूसर हमें बुर्जहोम में पाया गया है। चमकीला धूसर हमें पूर्वी नवपाषाण में पाया गया है। और लाल हमें जोखे में पाया गया है, जो यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिणी नवपाषाण संस्कृति में किस प्रकार के बर्तन की प्रधानता थी? ऑप्शन ए भूरा लाल, ऑप्शन बी धूसर, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी चमकीला धूसर। यहाँ पर क्या पूछा गया है? दक्षिणी नवपाषाण में क्या दिया गया? चमकीला धूसर प्राप्त हुआ है। दक्षिणी नवपाषाण संस्कृति में चमकीला धूसर बर्तन हमें प्राप्त हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पूर्वी नवपाषाण संस्कृति से जुड़े बर्तन का रंग कैसा था? अभी हम आपको बताए हैं इसका रंग कैसा था मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आंसर बताना है। हो जाएगा इसका चमकीला, सॉरी भूरा लाल होगा मेरे प्यारे दोस्तों। चमकीला धूसर तो जो है दक्षिणी नवपाषाण का हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धूसर किसका हुआ? मालवा का धूसर हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पुरापाषाण काल की समय अवधि क्या मानी जाती है? पुरापाषाण काल की समय अवधि जो है 20 लाख वर्ष से पहले, सॉरी 20 लाख से 12,000 वर्ष पहले माना गया है। और इसी काल में मानव का 99% विकास हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पुरापाषाण काल को किन 3 भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी दिया गया निम्न उच्च नव पुरापाषाण काल, ऑप्शन सी पाषाण कंस लौह काल, ऑप्शन डी प्राक आद्य और उत्तर पुरापाषाण काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण काल में बांटा गया है पुरापाषाण काल को। तो अगला क्वेश्चन देखिए, मानव इतिहास का लगभग कितने प्रतिशत कहानी पुरापाषाण काल के दौरान घटित हुई है? ये क्वेश्चन का उत्तर हम आपको पहले ही बता दिए हैं, ये 99% हुआ है। 99% पुरापाषाण काल में ही मानव की कहानी समाप्त हो गई थी और मात्र 1% बचा हुआ है जो इस काल में चल रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्यपाषाण काल। जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं वो मध्यपाषाण काल है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मध्यपाषाण काल का समय कब से कब तक माना गया है? ऑप्शन ए दिया गया है 20 लाख वर्ष से पहले 12,000 वर्ष तक, यानी 20 लाख से 12,000 वर्ष के बीच। तो चलिए अगला ऑप्शन दिया गया है लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मध्यपाषाण काल है वो 12,000 से 10,000 वर्ष पहले के 10,000 वर्ष पहले के काल को कहा गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मध्यपाषाण काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए दिया गया है मोगालिथ, ऑप्शन बी दिया गया है नियोलिथ, ऑप्शन सी दिया गया है माइक्रोलिथ, ऑप्शन डी दिया गया है मोनोलिथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यपाषाण में जो है छोटे छोटे औजार पाए गए। इस छोटे छोटे औजार को लघु पाषाण कहा गया है। क्या कहा गया? लघु पाषाण कहा गया या फिर माइक्रोलिथ कहा गया है। तो चलिए
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, मध्य पाषाण काल के औजार प्रायः हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे कौन से औजार मिले हैं? ऑप्शन ए हंसिया तथा आरी, ऑप्शन बी कुल्हाड़ी और तलवार, ऑप्शन सी भाला और तिल, ऑप्शन डी दिया गया है ढाल और गदा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मध्य पाषाण काल के औजारों में हड्डियों तथा लकड़ियों के मुट्ठे हंसिया और आरी में प्रयोग किए गए थे। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, नव पाषाण काल की शुरुआत लगभग कितने वर्ष पहले होती है? नव पाषाण काल की शुरुआत लगभग कितने वर्ष पहले होती है? तो बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होता होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 10,000 वर्ष पहले नव पाषाण काल की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग कितने वर्ष पहले माना जाता है? मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग जो है 8,000 वर्ष पहले माना गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बसने की प्रक्रिया का आरंभ कितने हजार वर्ष पहले हुआ था? ऑप्शन ए 12,000 वर्ष पहले, ऑप्शन बी 10,000 वर्ष पहले, ऑप्शन सी 8,000 वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर डी 6,000 वर्ष पहले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12,000 वर्ष पहले। लेकिन अस्थाई निवासी जो है, अस्थाई निवासी नव पाषाण काल में हुए थे, यानी कि अस्थाई रूप से निवास करना प्रारंभ किया था नव पाषाण काल में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका मुख्य आधार क्या थी? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में मानव के पास करने का कोई काम नहीं था, तो मानव जो है अपने खाने के लिए सिर्फ जुगाड़ करते थे और सिर्फ शिकार किया करते थे, खाने के लिए शिकार किया करते थे और शिकार करके अपना जीवन यापन किया करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या था? वो भी शिकार करना ही था, क्योंकि उस समय ऐसा कुछ आविष्कार हुआ नहीं था कि पासा खेले या फिर नृत्य करे। इसके पास पूरा पाषाण काल में जो भी आदि मानव था उसके पास एक ही चीज था, शिकार करना और पेट भर के खाना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए दिया गया है मध्य पाषाण काल, ऑप्शन बी दिया गया है नव पाषाण काल, ऑप्शन सी दिया गया है पूरा पाषाण काल, ऑप्शन डी दिया गया है ताम्र पाषाण काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों नव पाषाण पूरा पाषाण काल। आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ था। और पहिए का आविष्कार, अगर पूछा जाए पहिए का आविष्कार कब हुआ था, वो हुआ था नव पाषाण काल में। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पूरा पाषाण कालीन पुरातत्व कुरनूल गुफा किसके अवशेष से मिले? कुरनूल गुफा में जो है राख के अवशेष मिले हैं, राख के अवशेष मिले हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, मनुष्य में अस्थाई निवास की प्रकृति किस काल में हुई? इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व पहले ही करवा चुके हैं। अस्थाई निवास की प्रकृति जो है नव पाषाण काल में मनुष्य के अंदर आई। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए दिया गया है लोहा, ऑप्शन बी दिया गया है कांसा, ऑप्शन सी दिया गया है तांबा, ऑप्शन डी दिया गया है सोना। तो मनुष्य सबसे पहले जो है तांबा धातु का प्रयोग किया। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? ऑप्शन ए भाला, ऑप्शन बी हंसिया, ऑप्शन सी कुल्हाड़ी, ऑप्शन डी आरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल्हाड़ी। मनुष्य ने सबसे पहले, मनुष्य जो है सबसे पहले औजार में जो है कुल्हाड़ी ही बनाया। औजार में क्या बनाया मेरे प्यारे दोस्तों? कुल्हाड़ी ही बनाया। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मनुष्य द्वारा निर्मित औजार कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी अतिरपक्कम, ऑप्शन सी कोल्डिहवा, ऑप्शन डी पल्लावरम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अतिरपक्कम। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा पल्लावरम का संबंध किससे है और कोल्डिहवा, कोल्डिहवा से जो है प्राचीन, कोल्डिहवा से क्या प्राप्त हुआ? प्राचीन चावल के साक्ष्य जो है हमें कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ। और मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुआ? सबसे प्राचीन कृषि का प्रमाण जो है
मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुआ है? सबसे प्राचीन कृषि का। और ये पर्यावरण किससे संबंधित है या पर्यावरण में क्या पाया गया है, ये आप जो है कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कृषि का आविष्कार लगभग 8000 वर्ष पूर्व किस काल में हुआ? 8000 वर्ष पूर्व किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नव पाषाण काल, ऑप्शन डी सिंधु सभ्यता का काल। इसका सही उत्तर हो जाएगा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में ही जो है कृषि का आविष्कार हुआ। और सबसे पहले कृषि कहाँ हुआ? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में। अब मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि हुआ तो उस समय किस चीज का कृषि किया गया था? गेहूं। गेहूं और जौ। गेहूं और जौ। लेकिन सबसे प्राचीन पूछा जाए तो सबसे प्राचीन कृषि जो है गेहूं हो जाएगा, लेकिन गेहूं और जौ को साथ लेकर क्वेश्चन दिया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के बोलन नदी के किनारे, ऑप्शन बी पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के किनारे, ऑप्शन डी असम के पहाड़ियों में। इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी पाकिस्तान में बोलन नदी के किनारे। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलें कौन थी? ऑप्शन ए धान और मक्का, ऑप्शन बी गेहूं एवं जौ, ऑप्शन सी ज्वार और बाजरा, ऑप्शन डी दिया गया है कपास और पटसन। तो आपको हम इससे पहले ही हम आपको बता दिए, अगर आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन तो गेहूं होगा। सबसे प्राचीन कृषि कौन सा होगा? गेहूं। लेकिन जो है जौ को भी साथ देकर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूं एवं जौ। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? इस क्वेश्चन को ध्यान, प्रयुक्त अनाज पूछ दिया जाए तो चावल हो जाएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? चावल है। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चावल। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? चावल। फिर से हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं, अगर आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार मद्य निषेध का तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन लूसेंट से बाहर कहीं से नहीं पूछा जाता है, लूसेंट से ही तोड़ मरोड़ कर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं लूसेंट एमसीक्यू सीरीज। तो इस सीरीज को लास्ट तक देखिएगा, और ये सीरीज का वीडियो जितना भी आए सभी वीडियो को देख डालिएगा, और इसी वीडियो से 100% गारंटी लेंगे 55% क्वेश्चन इसी वीडियो से आएगा, जो हम आपको करवाएंगे पूरा लूसेंट वाला। और ये 45% क्वेश्चन बचा है उसको तो छोड़िए, लेकिन 55% जरूर हम 100% टकराने की गारंटी लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस स्थान से है? ऑप्शन ए अतिरपक्कम, ऑप्शन बी कोल्डिहवा, ऑप्शन सी दिया गया मेहरगढ़, ऑप्शन डी दिया गया है भीमबेटका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोल्डिहवा। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कोल्डिहवा से प्राप्त हुए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए दिया गया बुर्जहोम, ऑप्शन बी दिया गया कोल्डिहवा, ऑप्शन सी दिया गया मेहरगढ़, ऑप्शन डी दिया गया है इनाम गांव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। तो एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, जो इनाम गांव का संबंध जो है ये कौन से संस्कृति से था? कौन से संस्कृति से इनाम गांव का संबंध था? आप लोग कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट से जरूर करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ किस जानवर को भी दफनाया गया था? ऑप्शन ए दिया गया कुत्ता, ऑप्शन बी दिया गया बकरी, ऑप्शन सी दिया गया घोड़ा, ऑप्शन डी दिया गया है बैल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक बकरी को दफनाया गया था मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में जो है एक मानव के साथ और बकरी को दफनाया गया था। यहाँ से ये पता चला कि हो सकता है मानव के साथ जानवर को दफनाने की प्रथा चलती होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किसके बने होते हैं? आंसर हो जाएगा स्फटिक पत्थर के बने थे। जो इस युग में जितना भी औजार थे वो सभी जो है पत्थर के बने थे, और पत्थर में भी कौन से पत्थर? तो स्फटिक पत्थर के बने हुए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत में
पाषाणकालीन औजार की खोज सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूट फुट ने किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्राचीन भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसका सही उत्तर मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा पल्लावरम। पल्लावरम में प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज पल्लावरम में हुई थी। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ कर जाइएगा। थोड़ा टिपिकल है लेकिन पढ़ के जरूर जाइएगा। भारत में मध्य पाषाण के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में मध्य पाषाण के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1867 ईस्वी में किसने दिया था? C.L. कार्लाइल ने दिया था। मध्य पाषाण काल की जानकारी C.L. कार्लाइल ने दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि विष्णु वाकनकर क्या था? भीम मध्य प्रदेश में एक ठो पुरातन स्थल है, उसका खोज विष्णु वाकनाकर किया था, उसका नाम कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, C.L. कार्लाइल ने 1867 में किस क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण की खोज की? ऑप्शन ए नर्मदा घाटी, ऑप्शन बी विंध्य घाटी, ऑप्शन सी बोलन नदी, ऑप्शन डी बेलन नदी क्षेत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C.L. कार्लाइल ने विंध्य के क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण की खोज किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में मानव अस्थि पंजर किस काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण काल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य पाषाण काल। भारत में मानव अस्थि पंजर जो है मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होना प्रारंभ हो गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था जिसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला? मृतकों का टीला किसे कहा गया है? मोहनजोदड़ो को कहा गया है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा गया है। ये मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, असम का श्वेतरभु गिवन क्या है? एक प्राचीन पाषाण औजार। ऑप्शन बी क्या दिया गया है? भारत में पाया जाने वाला एकमात्र महानाव कवि। इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। ये असम का श्वेतरभु गिवन जो है भारत में पाए जाने वाला एकमात्र महानाव कवि है। तो चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ताम्रपाषाण युग या चालकोलिथ युग की एक बड़ी बस्ती इनाम गांव हम आपको इससे पहले भी बताए थे। ये जोरबो संस्कृति से संबंधित है। इनाम गांव का संबंध जोरबो संस्कृति से है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत में किस पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है? भारत में जो है शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 1867-68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज किसने की? शैल चित्रों की खोज है आर्किबोल्ड कार्लाइल ने किया था। और जो है ना सबसे प्राचीन हथियार की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। तो चलिए श्रीधर वाकनकर क्या किया था? आप यहाँ पर देखिए, भीमबेटका गुफा का खोज श्रीधर वाकनकर ने किया था। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, भीमबेटका गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शैल चित्रों और शैल आश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका गुफा। फिर से सुन लीजिए इस क्वेश्चन को, भीमबेटका गुफा जो है, इस गुफा की खोज जो है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने किया था। और ये जो है गुफा शैल चित्र और शैल आश्रयों के लिए प्रचलित है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा की खोज सन 1957-58 में किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर श्रीधर वाकनकर याद कीजिएगा, भीमबेटका याद आराम से कीजिएगा। ये दोनों याद रिलेट करके करना है। तो चलिए अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे तो आपका मोस्ट वेलकम है। और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आप हमें सजेस्ट कीजिएगा कि हम अपने वीडियो में और क्या इम्प्रूव करें। अगर आपको लगे जो इम्प्रूव किया जाए आप कमेंट कीजिएगा, हम उसे इम्प्रूव करने का 100% कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद।